एवरीवन, स्वागत आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने अपने चैनल पे सीडीपी की सीरीज शुरू करी थी जो सी टेट और एच टेट दोनों के लिए इक्वल इम्पोर्टेंस रखती है। तो उसमें हम 2 थ्योरी कर चुके हैं। आज मैं लेकर आई हूँ तीसरी थ्योरी जिसका नाम है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया था? तो हमारा आंसर रहेगा लेव वाइगोस्की ने। एक यहाँ पे सामाजिक अकेला सामाजिक सिद्धांत भी आता है जो कि वांडुरा ने दिया था। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, वाइगोस्की में ये सांस्कृतिक शब्द हमें मिलेगा। जन्म इसका 1896 में हुआ था। बेलारूस का निवासी था। इसने जो बल दिया था, वाइगोस्की ने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए समाज, संस्कृति और भाषा के महत्व पर बल दिया था। तीनों चीज़ को इसने इम्पोर्टेंट बताया था कि बिना इन तीनों चीज़ों के बच्चे में जो है संज्ञानात्मक विकास नहीं हो सकता। एक निर्माणवादी संरचनावादी वैज्ञानिक था, ये मनोवैज्ञानिक था। इसने क्या कहा था कि बच्चे जो लर्निंग करते हैं वो 2 अलग स्टेप में करते हैं। यानी इसने 2 पदीय प्रक्रिया बताई थी अधिगम को। पहला उसने दिया था अंतर्वैयक्तिक अधिगम। यह समाज में होता है, पीयर ग्रुप में होता है। बच्चा पीयर ग्रुप के साथ सीखता है, ग्रुप में सीखता है, यानी समाज में आस पड़ोस से सीखता है। तो इसमें क्या होता है कि वो सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में ज्ञान अर्जन करता है। उसको हम इंटरपर्सनल लर्निंग, यानी एक से ज़्यादा पर्सन के बीच में जो लर्निंग होगी उसको हम बोल देते हैं इंटरपर्सनल लर्निंग। सेकंड इसने दिया कि बच्चा जो अंतः व्यक्तिक अधिगम करता है इंट्रापर्सनल लर्निंग, जिसमें सिर्फ एक इंसान के बीच में, अगर एक पर्सन के बीच में लर्निंग हो रही है तो उसको इंट्रापर्सनल लर्निंग बोलते हैं। ये दी थी इसने सेकंड। और इसने क्या कहा, इसमें ये बालक के अंदर ही होती है, वह स्वयं से अंतःक्रिया करता है और इसमें उसके पास पहले से कुछ विचार, कुछ अनुभव, एक्सपीरियंस होता है, कॉन्सेप्ट होते हैं। उन सब के साथ वो क्या करता है, नए ज्ञान व सूचनाओं के साथ अंतःक्रिया करके अपने ज्ञान का निर्माण कर लेता है। नेक्स्ट उसने दिया था कि यहाँ पे इन्हीं दोनों तरह के अधिगम के आधार पर वाइगोस्की ने अधिगम और विकास की रूपरेखा दी, यानी फ्रेमवर्क दिया था कि बच्चे किस तरह से सीखते हैं। और उसने क्या कहा था कि उसने कुछ विचार दिए थे अलग अलग कि बच्चे किस टाइप से सीखते हैं, किस तरह से सीखते हैं। उसके बारे में चलिए डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट उसने दिया था कि बालक अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है, यानी उसको किसी और की ज़रूरत नहीं, बालक अपने ज्ञान का निर्माण खुद कर लेगा, बस हमें उसको माहौल देना है। तो उसने क्या कहा कि बालक जो बालक अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं कर लेता है, इसलिए शिक्षक को ज़बरदस्ती अपना ज्ञान बालक के ऊपर थोपना नहीं चाहिए। बस उसको क्या करना चाहिए कि सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में अधिगम के उसको बहुत सारे अवसर देने चाहिए, नए नए अवसर उसको उपलब्ध कराए। और यहाँ पे बच्चा जो इंटरपर्सनल लर्निंग और इंट्रापर्सनल लर्निंग दोनों से अपने ज्ञान का निर्माण अपने आप कर लेता है। बस हमें उसको क्या देना है, माहौल देना है, उसको जो है अपॉर्चुनिटी देनी है। नेक्स्ट उसने कहा कि जो अधिगम होता है वो विकास से पहले आता है। वाइगोस्की ने कहा कि पहले बच्चों का अधिगम होता है फिर विकास होता है, लेकिन यहाँ पे पियाजे उल्टा बोलता है। पियाजे ने कहा पहले विकास होता है फिर अधिगम आता है। तो यहाँ पे दोनों के विचार जो थे उल्टे थे, विपरीत थे। नेक्स्ट इसने दिया था कि अधिगम और विकास को हम सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से अलग नहीं किया जा सकता, उसको हम अलग नहीं कर सकते। अगर हम बच्चे को समाज में नहीं रखेंगे और उसको कल्चर से हम उसको अलग रखेंगे तो वो कुछ नहीं सीख पाएगा, उसका अधिगम नहीं होगा। इसीलिए उसने कहा कि वाइगोस्की ने क्या कहा, सब कुछ अंतर्वैयक्तिक अधिगम से शुरू होता है और अंतःवैयक्तिक अधिगम समाज और संस्कृति में ही होता है। जब बच्चा समाज में सामूहिक गतिविधियां करके सीखेगा, अगर समाज और संस्कृति को हम गायब कर देना तो बच्चे का अधिगम होता ही नहीं है। इसलिए शिक्षा को हमेशा यही बोला जाता है कि दैनिक जीवन से जोड़ के पढ़ाओ, बच्चे को अपने वातावरण से जोड़ के पढ़ाओ, ताकि उसका जो अधिगम होता है वो अच्छा हो और स्थायी होता है। जो ग्रुप में सीखता है बच्चा तो वो लंबे समय तक उसको याद रख पाता है। तो इस तरह से उसने नेक्स्ट पॉइंट दिया था कि भाषा अधिगम और विकास के केंद्र
केंद्रीय भूमिका निभाती है, यानी जो अधिगम और विकास में जो सेंट्रल पॉइंट होता है वो होती है भाषा। भाषा के बिना अधिगम और विकास कुछ नहीं है। तो उसने क्या कहा कि बच्चा जो होता है, जो इंटरपर्सनल लर्निंग, यानी जो वो एक दूसरे के साथ वो जो सीख के आया, जो सूचनाएं उसने प्राप्त करी है भाषा के माध्यम से ही वो क्या करता है, उस पर इंट्रापर्सनल लर्निंग के तहत उस पर अंतःक्रिया करता है, चिंतन करता है उन सूचनाओं पे। और जैसे बच्चे ने कुछ सीखा है, उसको कुछ पता है, तो उसने कुछ सीखा तो वो भी भाषा के माध्यम से सीखा। अगर वो किसी को सिखाएगा सीखने के बाद, तो वो भी भाषा की ही हेल्प लेता है। तो बिना भाषा के हम अपने विचारों को अभिव्यक्त नहीं कर सकते। इसलिए दोनों अधिगम और विकास के बीच में भाषा एक सेंट्रल पॉइंट का काम करती है। नेक्स्ट उसने क्या कहा था कि जो शिक्षण अधिगम प्रतिमान, यानी इन उसने कुछ मॉडल्स दिए थे टीचिंग लर्निंग के लिए, जिसका यूज करके हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं और उसकी लर्निंग जो है उसको बेस्ट करवा सकते हैं। तो पहला उसने दिया था समूह क्रिया विधि, यानी ग्रुप एक्टिविटी में अगर हम बच्चे को सिखाते हैं तो उसकी जो लर्निंग होती है वो बेस्ट होती है, वो लंबे समय तक उसका ज्ञान जो है वो चलता है। तो उसने क्या कहा कि सभी प्रकार की जो शिक्षण अधिगम प्रक्रियाएं हैं वो समूह में होनी चाहिए। सामाजिकरण उसमें प्रमुखता होनी चाहिए। समूह में बच्चा सहकार यानी कोऑपरेशन के साथ, जिम्मेदारियों के साथ और परानुभूति और सहयोग कोलिब्रेशन के साथ वो जो है ज्ञान को सीखता है। नेक्स्ट उसने पॉइंट दिया था यहाँ पे कि सहकारी और सहयोगात्मक अधिगम, यानी हम सहकारी और सहयोगात्मक अधिगम करवा करके बच्चे की लर्निंग जो है वो अच्छी करवा सकते हैं। इसमें क्या होता है, 2 या 2 से अधिक विद्यार्थी समूह के माध्यम से एक दूसरे की मदद करके, सहयोग करके, एक दूसरे के साथ अपने ज्ञान को साझा करके और एक दूसरे का आंकलन करके सीखते हैं। जैसे अगर किसी बच्चे में कोई कमी है तो दूसरा बच्चा उसकी हेल्प करके उस कमी को पूरा कर देता है, उसको बता भी देता है कि तेरे को ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है। तो ग्रुप में, और उसमें क्या होता है कि एक बच्चा जैसे उसको लीड करता है तो उसमें नेतृत्व करने की जो प्रॉपर्टी है वो भी डेवलप हो जाती है, सहयोग करने की एक दूसरे का वो प्रॉपर्टी डेवलप होती है, उसमें सामाजिकरण होता है बच्चे का जब वो सहयोग में सीखता है। तो यहाँ पे उसने ये सब बताया। और उसने नेक्स्ट जो पॉइंट दिया था वो MKO यानी मोर नॉलेजेबल अदर, यानी यहाँ पे क्या होता है कि जो अधिक संज्ञान वाला साथी है, चाहे वो साथी, फ्रेंड, दोस्त, टीचर कोई भी हो सकता है, लेकिन उसको हमसे ज़्यादा ज्ञान है तो उसको हम क्या बोलते हैं, MKO, जिसकी हेल्प से फिर बच्चा सीखता है। तो इसमें क्या हो सकता है, जैसे वह व्यक्ति जो समूह में बालक से अधिक ज्ञान, बोध और स्किल कौशल रखता है, यानी उसको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है किसी भी चीज़ के बारे में, उसके पास ज़्यादा स्किल है, ज़्यादा ज्ञान है, तो वो हमारा हो जाता है MKO, जिससे कि बच्चा सीखता है। अब ये ज़रूरी नहीं कि एक टीचर ही हो, कोई भी हो सकता है, जिसमें देखो टीचर हो सकता है, कोच हो सकता है, बुक हो सकती है, कंप्यूटर, रेडियो, टीवी, ये सब हो सकते हैं जो हमसे ज़्यादा नॉलेज रखते हैं और जिससे हम सीखते हैं, सीखने में हमें हेल्प मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट उसने दिया था ZPD। ये भी बहुत बार HTET में पूछा हुआ क्वेश्चन है। CTET और HTET में दोनों में बार बार पूछा जाता है, तो लैंग्वेज चेंज करके पूछ लेते हैं, कभी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, कभी वैसे पूछ लेते हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है ZPD, हमें याद रखना है। फुल फॉर्म होती है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। तो यहाँ पे वाइगोस्की ने क्या किया था कि बच्चे के, उसने कहा कि लर्निंग के 2 लेवल होते हैं बच्चे के पास, एक होता है प्री लेवल और एक होता है पोस्ट लेवल। जैसे वो यहाँ पे है बच्चा, कोई भी बच्चा यहाँ पे है तो यहाँ पे उसको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं, वो अपने आप आ जाता है। लेकिन अब उसको यहाँ जाना है तो यहाँ जाने के लिए उसको किसी न किसी की हेल्प चाहिए, वो ऐसे नहीं जा सकता, वो अनेबल है यहाँ पर पहुँचने के लिए। तो फिर वो क्या करता है, किसी की हेल्प लेता है। तो जो हेल्प दे रहा है उसको, तो उसको हमने क्या कहा, MKO। और यहाँ पे जो इसने जो टेम्परेरी हेल्प ली है, या MKO ने उसकी हेल्प करी है, जो टेम्परेरी सपोर्ट उसको दिया है वहाँ तक पहुँचने के लिए, पोस्ट लेवल अचीव करने के लिए, तो वो उसको हम क्या बोल देंगे यहाँ पे, स्केफोल्डिंग। ये याद रखना, स्केफोल्डिंग बहुत बार पूछा गया है। और यहाँ पे प्री लेवल और पोस्ट लेवल, इन दोनों के बीच का जो जोन बनता है, जो क्षेत्र बनता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ZPD। तो ये हमें याद रखना है, ZPD किसे कहते हैं और स्केफोल्डिंग किसे कहते हैं। अब यहाँ पे MKO और ZPD में जो संपन्न हुई शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है, उसके बाद जो बच्चा अचीव करता है जो लेवल, तो उसी को हम पोस्ट लेवल या अधिगम का उत्तर स्तर बोलते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट आता है हमारा स्केप फोल्डिंग, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। स्केप फोल्डिंग को हम सहायक संरचना, पाड़ या फिर मचान भी बोलते हैं। हिंदी में इसके नाम जो है वो बार बार बदल के आ जाते हैं, इसलिए इंग्लिश में भी हमें याद रखना है। इंग्लिश में एक ही नाम रहेगा, स्केप फोल्डिंग। स्केप फोल्डिंग क्या होता है, जो एमकेओ के द्वारा जो दिए जाने वाली टेम्परेरी सपोर्ट या गाइडेंस होती है किसी भी बच्चे को, तो उसी को हमने स्केप फोल्डिंग नाम दिया था। नेक्स्ट उसने दिया था रेसिप्रोकल टीचिंग। पारस्परिक, नाम से ही पता चल रहा है पारस्परिक यानी एक दूसरे के सहयोग से। तो इस विधि में पठन सामग्री से अवबोधन प्राप्त करने के लिए, यानी जो रीडिंग में हमें इम्प्रूवमेंट करना है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव में हमें इम्प्रूवमेंट करना है बच्चे का, तो हम इस मेथड को यूज करते हैं, रेसिप्रोकल टीचिंग को। सीधा पूछ लिया जाता है रेसिप्रोकल टीचिंग किसने दी थी, तो वाइगोस्की ने दी थी। यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ आया हुआ है पहले भी। तो यहाँ इसमें हम क्या करते हैं, पठन सामग्री को इम्प्रूव करने के लिए इसमें शिक्षक और अधिगम करता है, यानी स्टूडेंट दोनों एक दूसरे का कोलिब्रेट करते हैं, सहकार करते हुए सीखते हैं। इसमें देखो प्रयोग जो है, इस विधि का प्रयोग हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिंग के लिए करते हैं, उसको इम्प्रूव करने के लिए करते हैं। अब इसमें जो है अलग कुछ पॉइंट्स होते हैं, उसकी हेल्प से किया जा सकता है रेसिप्रोकल टीचिंग। तो जैसे कोई भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है तो हम उससे बच्चों को समराइज़ करवा लें, हम उससे सार पूछ लें उसका कि ये जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो उससे क्या समझा, उसको कुछ पॉइंटों में हमें बताना होता है। जैसे क्वेश्चन सेकंड है, क्वेश्चनिंग कर ले, यानी बच्चा अलग अलग क्वेश्चन पूछ ले तो भी उसके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाते हैं। कुछ भी अगर स्पष्टीकरण करके, क्लैरिफिकेशन करके सिखा सकते हैं। पूर्वानुमान लगवा करके भी हम इसमें क्या कर सकते हैं, उसके कॉम्प्रिहेंसिव को इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये थी उसकी रेसिप्रोकल टीचिंग, जो कि बार बार क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखेंगे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जो हमने कवर किया है। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।